चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। उसको चालू कर लीजिएगा अपना। तो जनसंख्या भूगोल से रिलेटेड जो बेसिक चीजें हैं हम लोग सीख चुके हैं कि अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे दिया जाए कि जनसंख्या भूगोल का पिता किसे कहा गया है, तो क्या उत्तर बताएंगे आप लोग? त्रिवार्था को कहा गया है। पूरा नाम उनका क्या था? ग्लेन त्रिवार्था। किस स्कूल से संबंधित है ये? विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी से। विश्वविद्यालय से ये संबंधित है। और जनसंख्या भूगोल पर लिखी गई प्रथम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो उत्तर क्या बताएंगे? क्लार्क के द्वारा। क्लार्क के द्वारा लिखी गई थी। पुस्तक का नाम क्या था? पॉपुलेशन ज्योग्राफी। किस सन में आई थी? 1972 में आई थी। ठीक है, 1972 में आई थी। हाँ, त्रिवार्था का है 1963 में आई थी, लेकिन वो सिस्टमैटिक तरीके से नहीं लिखी गई थी पुस्तक को, इसलिए इसको मान लिया जाता है क्लार्क की पुस्तक थी, क्योंकि 1972 में लिखी गई थी। गतिशीलता का सिद्धांत, गतिशीलता संक्रमण मॉडल, ये किसने दिया था? जेलेंस्की का। जेलेंस्की किस स्कूल से संबंधित है, तो क्या बताएंगे आप लोग? जेलेंस्की का संबंध है किस स्कूल से संबंधित था ये? तो यूएस से। किससे संबंधित है? यूएस से। यूएसए में जो कल्चरल ज्योग्राफी डेवलपमेंट होता है उसी के संदर्भ में है इनका ये कल्चरल ज्योग्राफी। सांस्कृतिक भूगोल बेटा ये जेलेंस्की थे, और इन्होंने दिया था गतिशीलता संक्रमण मॉडल का, ये प्रस्तुत किया था ये। और इनकी जो पुस्तक आती है बहुत ही फेमस है, ए प्रोलॉग टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है ए प्रोलॉग टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी। किसने लिखी थी ये पुस्तक? है जेलेंस्की का था। और इनका जो सिद्धांत आता है मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल, है ना, मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल, या इसे कहते हैं गतिशीलता संक्रमण मॉडल। ठीक, तो उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल। मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल। हाँ, आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, वो ऊपर वाला पूछना गया है ना। डायरेक्ट यानी देखिए टीजीटी में सीधे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया इनके बारे में, बताइए। ठीक है, ग्लेन त्रिवार्था है, इस पे भी आ चुका है। क्लार्क की पुस्तक है, इस पे भी आ चुका है। गतिशीलता संक्रमण मॉडल है, इस पे भी है। अच्छा, त्रिवार्था की कौन सी पुस्तक थी जो कि 1969 में प्रकाशित होती है? ज्योग्राफी पॉपुलेशन है वर्ड पैटर्न। देखिए 3 पुस्तकें तो ध्यान में रखिएगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, तीनों को बढ़िया से याद रख रखिएगा इसको। ठीक है ना। तो ग्लेन त्रिवार्था की पुस्तक थी 1969 में आई थी।
एक बार एक क्वेश्चन आया था, माइल सिटी किसे कहा गया है? माइल सिटी किसे कहा गया था? उसमें जो ऑप्शन दिए गए थे आपके, सिएटल, दूसरा था और ऑप्शन में थे इसमें सिएटल, फिनिक्स, डेनेवर, लंदन। क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन सा शहर है जिसे माइल सिटी के नाम से जाना जाता है? जब देखिए माइल की बात आती है तो इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, ठीक है। जैसे माइल की अगर बात करें हम लोग तो एक है आपका एक वर्ड आता था जीरो माइल। तो जीरो माइल है कहाँ पे? जीरो माइल है कहाँ पे? भारत से संबंधित है आपका ये। तो जीरो माइल नागपुर में है आपका ये। जीरो माइल कहाँ पे है? नागपुर। जहाँ पे देखिए बच्चे, जहाँ पे B.R. अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, B.R. अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्वेश्चन भी आ चुका है। भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो नागपुर में है। उसी के पास में आपका है जीरो माइल है आपका ये। तो जीरो माइल देखिए किससे संबंधित है आपका ये, कि ये भारत का वो सेंटर पॉइंट है जहाँ से दूरियां लगभग क्या है सबको, यानी एक डेनोटेड पॉइंट है ये आपका ये। तो उसी को नाम दिया जाता है जीरो माइल कहा गया। इसी के संदर्भ में दूसरा देखिए जो क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि माइल सिटी किसे कहा जाता है, और 4 ऑप्शन दिए गए थे। एक था आपका सिएटल, दूसरा था फिनिक्स, तीसरा था डेनेवर और चौथा था आपका लंदन। ठीक, तो माइल का मतलब देखिए कि 1 मील से लिया गया है। किससे लिया है? 1 मील, यानी ऐसी सिटी जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 1 मील की ऊंचाई पर है। समझा ना? तो मतलब क्या है कि इन सिटी के यानी ऊंचाई के बारे में दिया गया था क्वेश्चन था। ठीक, और काफी चर्चा में था ये क्वेश्चन कि कैसे क्या है। तो वहां पे जो डेनेवर है वो क्या है आपका, समुद्र तल से 1 मील की ऊंचाई पर है। यूएसए का मैप खोलिएगा आप लोग, यूएसए का मैप सभी लोग खोलिएगा। यूएसए का देखिए मैप है, एक उसी में आपका कोलोराडो है ना, कोलोराडो राज्य, कोलोराडो। मिला कि नहीं सभी को? कोलोराडो उसमें कहाँ देख रही हो? यूएसए का एक अलग से मैप है, कोलोराडो। ये जहाँ पे रॉकी माउंटेन है, आपका कहाँ गया मैप? जिसका हमेशा लेके चलिए। तो एक जहाँ पे रॉकी माउंटेन है, रॉकी माउंटेन देखिए वहां से होके जा रहा है कोलोराडो सिटी से, और उसी की राजधानी है डेनेवर। मिल गया होगा कि नहीं? समझे? आप इनको दे दिए। मिली कि नहीं आपकी बुक? मिल गई? अच्छा, बहुत परेशान हो गए थे। एक फोन कर दिए होते हैं, काहे परेशान होते हैं? ये जहाँ पे मिलना था वहां तो फोन नहीं किए, शिवराज सर के पास फोन कर रहे हैं। हमने कहा कि संजय के पास भी बात कंटेक्ट कर लेगा, सर आप कर लीजिए।
हमें भी पता था संजय के पास ही है। तो कोलोराडो मिला कि नहीं सभी को? ढूंढिए ढूंढिए, देखिए देखिए देखिए, कोलोराडो की लोकेशन देखिएगा सभी लोग। हाँ, यूएसए में है ना। कोलोराडो एक प्रांत है और उसी की राजधानी डेनेवर है। ये रहा बिल्कुल, देखिए रॉकी माउंटेन जहाँ से होकर के जा रही है आपके कोलोराडो, डेनेवर इसकी राजधानी है। तो डेनेवर की जो ऊंचाई है वो एग्जैक्ट क्या है, 1 मील की ऊंचाई पर है, यानी लगभग 1609 मीटर की ऊंचाई पर है वह। ठीक, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1609 मीटर। और यहीं से आपका है माइल सिटी, यही नाम आया था ये। ठीक, माइल सिटी है क्या चीज है। सिएटल की बात करें हम लोग तो सिएटल यहाँ पर है आपका, जो कि वाशिंगटन का एक प्रमुख शहर है ये, और समुद्र तल से मात्र 53 किलोमीटर की ऊंचाई पर है सिएटल। वाशिंगटन में है। ठीक, मिल गया होगा, देखिए सिएटल भी। ठीक, देख लीजिए सब इसको, है ना, कि वहीं पे सिएटल ऑपरेशन डालिएगा इसको। समुद्र तल से कितना है? 53 मीटर की ऊंचाई पर है ये। और फिनिक्स है आपका एरिजोना की राजधानी है। एरिजोना, एरिजोना की राजधानी का नाम क्या है? फिनिक्स। नहीं याद होता है तो फिजिक्स फिजिक्स करके याद रह जाएगा, फिनिक्स फिजिक्स, है ना। और ये समुद्र तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर है। 331 मीटर की ऊंचाई पर है। और लंदन तो सभी लोग जान रहे हैं, यूके की राजधानी है। ठीक, और समुद्र से मात्र वो 11 मीटर की ऊंचाई पर, 11 मीटर की ऊंचाई पर क्या है आपका? लंदन। तो वैश्विक तापमान को लेकर के लोग इतना ज्यादा चिंतित है, समझ में आ रहा हो कुछ क्यों है ये? ग्लोबल वार्मिंग को अगर लेकर के इतना ज्यादा चिंता का विषय बना हुआ है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है कि जो लंदन है देखिए मात्र क्या 11 मीटर की ऊंचाई पर धीरे धीरे हिसाब से बढ़ रहा है, तो उसके लिए क्या होगा कि माइग्रेशन की सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी उसके लिए। और फिर यहाँ पे देखिए सिएटल की बात आ रही है ना, तो सिएटल का एग्जाम्पल देखा गया ये। तो इस तरह से देखिए क्या है कि एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी भी कोस्टल रीजन को पढ़ रहे हैं और वहां पर कोई प्रमुख शहर है आपका, महानगर है, तो उसी ऊंचाइयों को जरूर ध्यान में रखिएगा कि वो कितनी ऊंचाई पर वो स्थित है वो, और उसको यानी अपने ग्लोबल वार्मिंग से लिंक करने का प्रयास करेगा कि वो आपके इंपॉर्टेंट विषय बनेंगे आपके क्वेश्चन। तो माइल सिटी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसा शहर जो कि 1 मील की ऊंचाई पर है उसी को माइल सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक, भारत में जो जनसंख्या से रिलेटेड है आपका कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर राज्य कौन सा है? पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से देखा जाए सबसे मोस्ट पॉपुलेशन है आपका किस राज्य का था? उत्तर प्रदेश। और इसकी सबसे बड़ी मुख्य विशेषता हम लोगों ने क्या देखा था कि विश्व का जो 5वां आपका था ब्राजील, ब्राजील की जनसंख्या से क्या था ये अधिक था आपका ये। और दूसरा एक चीज और हम लोगों ने पढ़ा था कि दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? महाराष्ट्र। और इन दोनों का अगर देख लिया जाए टोटल योग, तो विश्व की जो तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर था यूएसए, उससे क्या हो जा रहा है वो संख्या अधिक हो जा रही है। ठीक, तो इस तरह से इसके मुख्य विशेषताओं के बारे में हम लोगों ने फालतू सब चीजें माइल सिटी MIL। तो इस प्रकार इनकी कुछ विशेषताएं थी यहाँ से, है ना। उन विशेषताओं को हम लोगों ने इसमें पढ़ा था पूरा, इसको डिटेल से लेकर।
डेनेवर 1609 मीटर ऊपर है। 1600 ऊंचाई पर है ये भी माइल सिटी में नहीं आएगा भाई। माइल सिटी वही तो है ही, डेनेवर ही माइल सिटी है आपका ना। 1 मील बराबर क्या है, 1600 मीटर होता है ना। 1 मील बराबर 1600 मीटर कहते हैं उसी को, तो ये आपका माइल सिटी हो गया आपका वो, है ना। ये आया था, इसमें जो चूज करना था कौन सा माइल सिटी है, तो उत्तर क्या होगा आपका, ये डेनेवर आपका है जो कि माइल सिटी है। ये किसकी राजधानी है, कोलोराडो की, ठीक। कोलोराडो का जो पठार है वहीं पर है, तो उसी की राजधानी है। कोलोराडो नाम का नदी भी है आपका है। अब देखिए, जो ये पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो रही है, ठीक है, चाहे उत्तर प्रदेश है, चाहे महाराष्ट्र की है, और चाहे अपने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात है, तो इनको नियोजन करने के लिए एक था आपका गार्डन सिटी कॉन्सेप्ट आता था। ये क्या आता था, ये कोई भी शहर है जहां पे ओवर पॉपुलेशन हो रही है, या इसे कहते हैं अधिक जनसंख्या का सिद्धांत, जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक। अधिक जनसंख्या का सिद्धांत मतलब क्या है, पॉपुलेशन काफी ज्यादा है और संसाधन वहां पर क्या है, सीमित है। ये किसका है, ये जनसंख्या काफी ज्यादा है और संसाधन क्या है वहां पर, बहुत ही सीमित है ना। माल्थस ने इसके बारे में बताया, और इसी के चल करके आगे फिर क्या है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन की बात आई थी, है ना। ऑप्टिमम पॉपुलेशन ये क्या है कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन को क्रॉस कर जाना। ऑप्टिमम पॉपुलेशन को क्रॉस कर जाना मतलब क्या है, पॉपुलेशन ज्यादा हो गई और संसाधन क्या है आपका कम हो गया है। और इसी को यानी जो बताने वाले थे सिजविक महोदय, क्या है, सिजविक महोदय। और कौन इसके बारे में बताया है, डाल्टन ने बताया है, तो याद कर लीजिएगा नाम इसका, डाल्टन ने बताया। और किसने बताया था, कैनन ने। 3 लोगों का ध्यान रखिएगा। ये क्या है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन के सिद्धांत से कोरिलेशन है आपका ये, ठीक, कैनन का है, ठीक। तो इसमें क्या हो जाता है, जब देखिए जनसंख्या ओवर हो जाती है और संसाधन सीमित हो जाता है, तो ये क्या होगा कि कहीं ना कहीं किसी भी नगर के लिए क्या होगा, समस्या उत्पन्न हो जाती है। कोई मेगा सिटी अगर हो, कोई भी अगर मेगा सिटी होता है तो उसके लिए क्या होगा, समस्या यानी पैदा हो जाती है। मतलब वो जो मेगा सिटी है धीरे धीरे क्या होगा आपका, टायरोपोलिस की अवस्था में यानी कहीं ना कहीं कन्वर्ट होने लगता है, ठीक है, टायरोपोलिस की अवस्था में जाएगा वो। और वहां पर क्या होगा, इसकी सुधार करने की बात आती है कि कैसे यानी इससे नगर को बचाया जाए। तो वहीं से देखिए क्या हुआ था कि एबनज़र हावर्ड नाम के भूगोलवेत्ता थे, एबनज़र हावर्ड नाम के भूगोलवेत्ता थे, और उन्होंने देखिए क्या नाम दिया था, गार्डन सिटी की बात की थी। किसकी बात की थी, कॉन्सेप्ट ऑफ है गार्डन सिटी की बात की थी, कॉन्सेप्ट ऑफ गार्डन सिटी। मतलब क्या होगा, किनारे किनारे रोड होंगे और रोड के किनारे आपकी बस्तियां होंगी और बीच में क्या होगा, आपका गार्डन हुआ करेगा। तो इस तरह से आवासीय बस्ती को बसाने की, नियोजित करने की बात की थी। यही चीज देखिए आगे चल करके क्या हो जाता है, स्मार्ट सिटी हो जाता है ये, और इसी को फिर आगे चल करके और नाम दे दिया जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत शामिल कर दिया जाता है, ठीक। जहां पर सड़कें क्या होती है, एक दूसरे के संपूर्ण पर यानी काटती हैं। तो जितने भी सेक्टर आपके जो आपके बनते हैं, जो सेक्टर आपकी थ्योरी आती है, सेक्टर में जो डिवाइड किए जाते हैं, ठीक। जैसे आपका चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ का जो नियोजन हुआ आपका एबनज़र के ही कॉन्सेप्ट पर हुआ है,
कॉन्सेप्ट ऑफ गार्डन सिटी, वहाँ पे अलग अलग सीरियल वाइज यानी कॉन्सेप्ट। ग्रेटर नोएडा की बात करें हम लोग तो नोएडा शहर जो आपका बताया गया आपका इसी कॉन्सेप्ट पर बताया गया आपका ये सेक्टर वाइज, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 40, सेक्टर 50 ऐसे यानी लाइन से बिल्कुल आपका वो बना हुआ है। कोई भी है व्यक्ति आराम से यानी किसी भी मकान नंबर में जाना चाहे या किसी भी सेक्टर में आसानी से वो जा सकता है। याद रहेगा ये? इसी से एक और आता है आपका कि रेडियंट सिटी। रेडियंट सिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियंट सिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियंट सिटी। ठीक है, ये किससे संबंधित है? तो किसने दिया था आपका? तो कार्बुजर। तो एक नजर हार्वर्ड का है कॉन्सेप्ट ऑफ गार्डन सिटी और दूसरा क्या आपका है रेडियंट सिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियंट सिटी किसने दिया है? ये कार्बुजर, यानी कार्बुजर पूरा नाम था इनका। ये इनका देखिए क्या मानना था, इसे कहा जाता है भविष्य का शहर कहते हैं हम लोग। इसे क्या कहते हैं? सिटी ऑफ द फ्यूचर, है ना, भविष्य का शहर कहा जाता है। सिटी ऑफ द फ्यूचर। इनका देखिए क्या मानना था कि जो मुख्य नगर होता है, जो मेगा सिटी होता है, मेगा सिटी, और मेगा सिटी से ही लगा एक दूसरा शहर होता है कन्वर्वेशन जिसे कहते हैं। पैट्रिक गेडिस की जो संकल्पना थी, इसे माल्य नगर कहते हैं या जुड़वा नगर कहते थे। मेगा सिटी से दूसरा क्या आता है, लगा हुआ रहता है कन्वर्वेशन या इसे कहते हैं हम लोग जुड़वा शहर कहते हैं। जैसे दिल्ली और ग्रेटर नोएडा की बात करते हैं हम लोग, दिल्ली या गाजियाबाद की बात करते हैं, दिल्ली और मेरठ की बात करते हैं। तो ये इतने ज़्यादा डेवलप हो गए हैं कि क्या है, हमको यानी ट्विन सिटी का एक रूप दिया जाता है धीरे धीरे। हाँ क्या बता रहे हैं? हाँ, हैदराबाद सिकंदराबाद का है वो। तो हैदराबाद सिकंदराबाद पुराना कॉन्सेप्ट हो गया, अब नए के रूप में देखिए ये सब डेवलप हो गए हैं आपके ये। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या बताते हैं कि और इसी तरह आपका है टोक्यो और याकोहामा का एग्जाम्पल मिलता है, ये सब चीजें। ठीक, तो ये सब पुराने हो गए, लेकिन नए के रूप में जो उभर रहे हैं आपके, ये सब आपके क्या है, ये कन्वर्वेशन के रूप में आ रहे, जो पैट्रिक गेडिज ने दिया था सिद्धांत में। तो उसी से रिलेटेड देखिए आपका है कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियंट सिटी आता है, जो बिल्कुल लेटेस्ट थ्योरी है आपकी 1967। ये सब ऐसे ऐसे नए नए क्वेश्चन है देखिए जो उभर करके आ रहे हैं, जो एलटी के लिए, जीआईसी के लिए, है ना, और फिर इसके बाद नेट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। ये सब देखा जाए, ये सब जल्दी आपको कहीं मिलेंगे नहीं, सब रिसर्च पेपर में मिल रहे हैं सब आजकल। कि कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियंट सिटी किसका है आपका? कार्बुजर, ली कार्बुजर। तो उसी से याद हो जाएगा एब नजर कार्बुजर, एब नजर कार्बुजर। ठीक, तो ये देखिए क्या बताते हैं कि जो यानी मेगा सिटी होते हैं और मेगा सिटी के साथ जो लगे संलग्न दूसरे शहर होते हैं, यानी जिसे यानी हम लोग जुड़वा शहर कहते हैं, इतना ज्यादा आपस में कोरिलेट हो जाएंगे कि उनमें कोई अंतर रहेगा ही नहीं, और उसी को नाम दे दिया गया है भविष्य का शहर कहा गया है। जैसे उदाहरण देखिए, दिल्ली का उदाहरण मिल जाता है कि नोएडा का इतना ज्यादा डेवलप कर दिया गया है, क्या है कि दोनों के बीच में जो संक्रमण पेटियां थी वो समाप्त हो गई है, कि लगता ही नहीं क्या कि आपका बिल्कुल वो कभी यानी अलग थे वो, है। तो ये आपके भविष्य के। इसी तरह से देखिए दूसरा जो नया कॉन्सेप्ट आया है, इसका आया है मेरठ सिटी का आया है, कि मेरठ सिटी दोनों को इतना हाई लिंकिंग कर दिया गया एक दूसरे से कि दोनों के बीच में क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगा, अंतर ही समाप्त हो जाएगा।
तो इसी प्रकार देखिए आपका दिल्ली और जयपुर के बारे में, दिल्ली और फरीदाबाद के बारे में, दिल्ली और पानीपत, दिल्ली सोनीपत, दिल्ली भिवानी, ये सब क्या है इसके यानी कन्वर्जेशन जो नगर आपके रूप में आ रहे हैं, ये सब क्या भविष्य के ऐसे हो जाएंगे, इनके बीच में क्या होगा, सीमाएं यानी बिल्कुल रहेगी ही नहीं। ठीक, तो इनको याद रखिएगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियन सिटी किसका है, कार्बुजर का है। और कब दिया था इन्होंने, 1967 में इन्होंने दिया था, भविष्य का शहर। ठीक, और ये बेहतर जीवन शैली और बेहतर समाज, इनका जो मूल था कि लोगों की बेहतर जीवन शैली और बेहतर समाज की संरचना के लिए, ये थ्योरी दिया। और जाहिर सी बात है देखिए कि अगर इस एरिया को देखें, गाजियाबाद दिल्ली या गाजियाबाद नोएडा, ये सब क्या है कि वहाँ पर जो लिविंग स्टैंडर्ड है क्या बेहतर हो गई है ना, वहाँ का सामाजिक संरचना है वो काफ़ी अच्छा हो गया है। और फिर उसके बाद जीवन शैली भी यानी काफ़ी है, चारों तरफ यानी जाम वाम की समस्या बिल्कुल नथिंग के बराबर हो गई है। और फिर उसके बाद सफाई काफ़ी ज़्यादा इस तरह से, और किसी को भटकना नहीं पड़ता वहाँ पे पता होता ज़्यादा इस तरह से पूछने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे अपने यहाँ है कि उलझ जाते हैं हम लोग कि अगर किसी गली में चले जाएं तो पता चला उस मकान को ढूंढना क्या इम्पॉसिबल हो जाता है। वहाँ पर क्या गूगल पे डालिए, तुरंत डालिए, आप उस रोड पे पहुँच जाएंगे, आसानी से करवाइए, आपका लगा हुआ। तो इस प्रकार का डेवलप हो गया है। तो ये ध्यान में रखिएगा, रेडियन सिटी यानी भविष्य का नगर कहा जाता है ये। तो विश्व के देखिए जितने भी आपके हैं या जो भी आपको इस तरह से मिलता है, तो इस तरह गेडिज का जहाँ जहाँ पे मिलेगा आपको ये थ्योरी कि जहाँ पे जुड़वा शहर होते हैं वो सब क्या होंगे, आने वाले समय में भविष्य का यानी शहर हो जाएगा। और वो किसकी थ्योरी आएगा, रेडियन सिटी के रूप में आपका वो डेवलप हो जाएगा। ठीक, तो किसकी है ये आपकी संकल्पना, कार्बुजर की है। तो एब नजर हावर्ड एब नजर, तो एब नजर से ही यानी बिल्कुल है। तो एब नजर का जो आपका है कॉन्सेप्ट ऑफ गार्डन सिटी, उसी का यानी विकसित रूप आपका ये है, उसी का विकसित रूप। इसी से पहले देखिए आपका है 1939 में 1937 में आया था, प्राइमेट सिटी के रूप में आया था, जेफरसन का थ्योरी आया था वो। तो एक के बाद इसी का डेवलप के रूप में है ये। और जो 21वीं शताब्दी का है उसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में यानी नाम दे दिया गया है। तो है चीज सब वही है, उन्हीं का यानी विकसित रूप है सबका सब। ठीक, इनकी एक पुस्तक आई थी पैट्रिक गेडिज की 1915 में, सिटी एंड इवोल्यूशन। सिटी एंड इवोल्यूशन, उसी में इनका ये जुड़वा शहर के यानी ट्विन सिटी की यानी सारी बात मिलती है। सिटी एंड इवोल्यूशन यानी शहर उसका विकास। तो रेडियन सिटी देखिए क्या बताता आपका, एक चीज जो है कि ये शहर का मास्टर प्लान बताता है। शहर का क्या है आपका, ये मास्टर प्लान बताता है कि किस तरह से वहां पर यानी मास्टर प्लान। आगे चल करके देखिए इसी का एक और है डेवलप रूप आपको देखने को मिलता है कि डॉक्सियाडेस,
ये ग्रीक के हैं ये, और ये सिटी प्लानर है ये, सिटी प्लानर। और इनकी एक वर्ड इन्होंने यूज किया था इसीलिए, वो भी 1967 के आसपास है, 1967 में ही, उसे वो नाम दिया था इक्यूमेनोपोलिस। इक्यूमेनोपोलिस मतलब क्या है कि रेडियन सिटी का जो कार्बूजर की जो थ्योरी थी उसी को आगे चल करके 1967 में फिर देखिए क्या हो रहा है कि एक भूगोलवेत्ता है डॉक्सियाडेस। तो डॉक्सियाडेस है जो कि ग्रीक के हैं, आपके हैं ये सिटी प्लानर के रूप में है, और ये क्या है, एक शब्द देते हैं इक्यूमेनोपोलिस नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? इक्यूमेनोपोलिस। तो मेनोपोलिस का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो जिसकी आबादी 1 करोड़ के ऊपर हो, जिसकी आबादी 1 करोड़ के ऊपर हो, मेगा सिटी। और इक्यू मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट हो जाना। इक्यू का मतलब क्या हो जाना? इक्विवेलेंट हो जाना। मतलब क्या है कि यहां से देखिए क्या है, जो ट्विन सिटी होगा आपका वो, और जो आपका मेगा सिटी होगा ये, और जब ये गार्डन सिटी के रूप में डेवलप होने चले जाएंगे तो इसके और इसके बीच में देखिए क्या होगा, कोई विविधता नहीं होगी। इसके बीच में क्या होगी, कोई विविधता देखने को नहीं होगी। दोनों में क्या होगा, समानता हो जाएगी। तो बिल्कुल वही जैसे मेरठ सिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो मेरठ सिटी और इसकी यानी दिल्ली की बात कर रहे हैं कि दोनों में सामाजिक संरचना से इतना ज्यादा डेवलप हो जा रहा है कि आने वाले भविष्य में क्या होगा कि दोनों के बीच में विभेदीकरण देखने को नहीं मिलेगा। इसी प्रकार में दिल्ली और जयपुर की बात है। दिल्ली और जयपुर की बात की जा रही है कि दिल्ली और जयपुर को एक लेन से इतना फास्टली जोड़ दिया गया है कि 1.5-2 घंटे में क्या होगा, दूरी वो बिल्कुल यानी डिस्टेंस आपकी कवर हो जाएगी। वो सुपर हाईवे के द्वारा ऐसा लिंक कर दिया गया है। और यहाँ तक के लिंक किया गया है कि बीच में अगर कोई भी जैसे नेशनल पार्क भी अगर बीच में अगर आता है तो वहाँ पे क्या होगा कि साइलेंट, नॉइज साइलेंट यानी कर दिया गया है कि वहाँ पशुओं को कोई यानी प्रॉब्लम ना हो। जैसे पशु क्या होते हैं कि किसी भी जंगल से अगर सुपर हाईवे जा रहे हैं तो उनके शोर से क्या भड़कने लगते हैं वो है। तो वहां पर इस तरह से ऐसा सिस्टम बना दिया है कि नॉइज को बिल्कुल यानी एब्जॉर्ब कर लेना, यानी वहां तक यानी जो आवाज रहेगी केवल वहीं तक सीमित रहेगी, उसके बाहर नहीं जा पाएगी। तो इस तरह से यानी ऐसा वो सेट कर देना। ठीक, जैसे हम ही लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोगों की जो आवाज है, देखिए इसमें जो माइक लगी है तो उसमें क्या है, केवल यानी हमारी माइक तक यानी सीमित कर दिया, यानी बाहर की आवाज तो इसमें नहीं आ पाती है। और आएगी भी तो क्या होगा, जब काफी तेज बोलते हैं तब यानी आती है। ठीक, तो इस तरह से ऐसा ये किया जाता है। तो ये यानी क्या बता रहे हैं, इसी के संदर्भ में इन्होंने जो वर्ड दिया आपका इक्यूमेनोपोलिस दिया है ये। ठीक है, तो 2-3 शब्द हैं ये सब चीजें जो लेटेस्ट है आपकी हैं, और काफी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, उनको ध्यान में रखे रहेगा। क्या क्या देखिए रखना है कि एक तो ये आपको ये रखना है कि एक नजर हार्वर्ड की थ्योरी को ध्यान में रखना है कि एक नजर हार्वर्ड ने क्या दिया था, तो कॉन्सेप्ट ऑफ गार्डन सिटी। और वैसे भी याद कैसे करेंगे, एक नजर, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है इतनी ज्यादा सुंदर है कि व्यक्ति क्या है, अगर एक नजर देखे तो देखता ही रह जाता है उसको। तो वहीं से आपका आता है एक नजर हार्वर्ड। और जब देखिए एक नजर हार्वर्ड की बात आती है तो इसी से मिलता जुलता दूसरा नाम आ जाता है कार्बूजर। जर तो एक नजर और कार्बूजर, इनकी जो कॉन्सेप्ट थ्योरी आती है कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियन सिटी आती है। ठीक, और ये आपका है किसी भी शहर होता है, शहर का क्या होगा, मास्टर प्लान होता है। इसी का यानी डेवलप रूप होता है, इसी का यानी मास्टर प्लान यानी कहा जाता है। ठीक, और ये जो मेन इसका उद्देश्य क्या होता है, बेहतर जीवन शैली के लिए और बेहतर समाज की संरचना के लिए यानी किया जाता है। बेहतर समाज की संरचना के लिए ये डेवलप किया जाता है।
और फिर इसी से दूसरा देखिए मिलता जुलता जो वर्ड आता है आपका डॉक्सियाडेस, है ना। जो रिसर्चर है आपके कौन है, डॉक्सियाडेस। और डॉक्सियाडेस की यानी जो इन्होंने जो ग्रीक के सिटी प्लानर के रूप में इनका ये नाम आता है। और 1967 में ही इन्होंने जो वर्ड यानी प्रस्तुत किया है इक्यूमेनोपोलिस नाम दिया है। इसका नाम दिया है इक्यूमेनोपोलिस। तो ये क्या बताते हैं कि जो पैट्रिक गेडिस की जो थ्योरी थी आपकी कि कोई जैसे ट्विन सिटी रहे वो, और जो मेगा सिटी होता है उसके साथ वो इतना ज़्यादा यानी उसका मास्टर प्लानिंग हो जाती है या गार्डन सिटी के द्वारा इतना ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं कि उनमें विभेदीकरण करना क्या होगा, बहुत ही मुश्किल हो जाता। दोनों में समानता यानी काफ़ी ज़्यादा हो जाता। तो नाम ही इसलिए नाम आ गया इक्यूमेनोपोलिस नाम दे दिया गया है। ठीक, तो ये सब लेटेस्ट आपके हैं, इसको ध्यान में रख के लीजिएगा। ठीक, तो देखिए जितने भी आपके मोस्ट पॉपुलेशन वाले जो शहर होते हैं या वहाँ की जो बेसिक समस्या होती है उन समस्याओं को दूर करने के लिए इन सब का हम लोग क्या है, ये शब्द का प्रयोग करते हैं। इसीलिए आपका ये पूछा जाता है क्योंकि आज विश्व के तहत आप देखा जाए भारत में ये सब मूलभूत समस्याएं आ रही हैं। जैसे अपने प्रयागराज की बात करें हम लोग, तो प्रयागराज में भी देखिए क्या होगा कि इसको अगर स्मार्ट सिटी बनाना है या प्राइवेट सिटी के रूप में इसको डेवलप करना है, मार्क जैफरसन की थ्योरी के रूप में अगर लेके चले हम लोग, ठीक, तो इन सब कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करेंगे, इसको यानी कहीं ना कहीं डेवलप करेंगे हम लोग। जैसे इसी में देखिए आपका है पैट्रिक गेडिस, तो पैट्रिक गेडिस का ट्विन सिटी, तो कहीं ना कहीं देखिए क्या होगा कि यहाँ पर आपका ये ट्विन सिटी के रूप में कुछ क्षेत्र हैं जो कि डेवलप हो रहे हैं। जैसे झूसी वाला एरिया उधर नैनी का ले लिया जाए, झूसी का ले लिया, फाफामऊ, इस तरह से क्या है डेवलप हो रहे हैं। और भविष्य देखिए क्या होगा कि इतना ज्यादा उनका यानी जो एवनजर थ्योरी के द्वारा कि कॉन्सेप्ट ऑफ गार्डन सिटी डेवलप कर दिया जा रहा है कि यहाँ की जो ओवर पॉपुलेशन है माइग्रेट करके क्या है आउटर साइड यानी भेजी जा रही है। और फिर रेडियन सिटी के रूप में उसको यानी हम लोग कार्बेजर की थ्योरी के द्वारा वहाँ पे मास्टर प्लान जो योजना लाई गई है कि मैक्सिमम क्या होगा ओवरफ्लाई, जान की समस्या बिल्कुल दूर, सीवर लाइन इसका यानी काफी डेवलप हो जाना, और फ्लड की जो समस्या है वहां पर क्या है डैम बना देना। तो ये सब क्या होगा कि आपका जो शहर का जो मास्टर प्लान है उसके द्वारा क्या होगा, इसको यानी एक स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप कर दिया जाएगा। और फिर क्या होगा डॉक्सियाडेस, यानी अभी देखिए हमारे पास क्या है ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, आने वाले समय में कभी ना कभी क्या होगा मेगा सिटी जरूर बनेगा ये। और जब मेगा सिटी बनेगा तो वहां पर क्या होगा कि डॉक्सियाडेस की जो थ्योरी होगा इक्यूमेनोपोलिस, तो वहां पर क्या होगा कि नैनी को क्षेत्र का ले लिया जाए वो, और प्रयागराज दोनों के बीच में कोई विविधता नहीं होगी, यानी जो कल्चर यानी रहन सहन यहाँ पे दिखाई देगा बिल्कुल सेम वहां पर भी ऐसी नजर आएगा ये। ठीक, तो किसी भी यानी क्षेत्र यानी कोई भी एरिया का ले लिया जाए सबका मास्टर प्लान आपका इसी तरह से डेवलप होता है। तो इसी वजह से देखिए ये सब क्वेश्चन है जो आगामी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आते हैं लोग। ठीक, तो आते हैं लोग अपने मूल टॉपिक पे आते हैं कि हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं लिंगानुपात या सेक्स रेशियो की बात की थी। उसको थोड़ा सा वो कर दीजिएगा। भारत में लिंगानुपात की स्थिति, ट्रेंड ऑफ सेक्स रेशियो इन इंडिया। तो इससे रिलेटेड देखिए हम लोग दो डाटा के बारे में कुछ अध्ययन किए थे कि एक होता आपका प्रोविजनल डाटा था आपका, और दूसरा आपका है फाइनल डाटा, दूसरा है फाइनल डाटा। तो प्रोविजनल डाटा के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात में कितना दर्ज किया गया है 940, और दूसरा आपका है फाइनल डाटा के अनुसार कितना आपका है 943 आपका दिया गया है। और इसी में देखा गया कि भारत का जो सबसे उच्चतम अगर बात करें हम लोग उच्चतम लिंगानुपात तो किस राज्य का है, तो केरल का है। कितना है केरल का लिंगानुपात है 1084। और सबसे न्यूनतम की बात करें हम लोग तो न्यूनतम में क्या हो जाएगा आपका हरियाणा,
879, ये है आपके राज्य से संबंधित है। और फिर इसी को अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें हम लोग, तो इसमें देखिए क्या होगा, सबसे उच्चतम की अगर बात करते हैं हम लोग तो पुडुचेरी नंबर 1 पे आ जाता है। उच्चतम में इसका है पुडुचेरी 1037, और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम में आपका आ जाता है ये दमन है दीव, 600। दमन दीव के लिए सबसे ज्यादा समस्या का विषय था ये। दमन दीव में क्या था, देखिए कि अगर 2001 की जनसंख्या के अनुसार देखा जाए तो इस यूनियन टेरिटरी में पहले आपका 710 था, ये कितना था 710, और वो घट करके कितना जाना 618। बहुत ही ज्यादा सोचनीय यानी विषय हो जाना कि लगभग 100 इकाई के आसपास क्या हो जाना, यानी इतना ज्यादा डाउन हो जाना, ठीक ना। तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है ये दमन और दीव के लिए था ये। और कुछ अगर राज्यों की बात करें हम लोग कि पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें हम लोग, पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो वहां पे देखिए क्या है कि पूर्वोत्तर राज्यों में जो इसका औसत है जो भारत का, यानी भारत का क्या है 943, तो 943 से क्या है अधिक है कि भारत का जो औसत है औसत से क्या है ज्यादा है ये। तो एक चीज के यहाँ से क्लियर क्या हो जाती है कि एजुकेशन की अगर बात करें हम लोग तुलना करें, कहते हैं कि पढ़ा लिखा जो समाज होता है, एजुकेटेड होता है, जो शिक्षित जो समाज होता है वो क्या है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर एक इस तरह की विचारधारा आ जाती है कि समाज को विकसित करने की बात आ जाती है कि विभेदीकरण की प्रक्रिया क्या आ जाती है, समाप्त हो जाती है, यानी लोगों के अंदर ऐसी एक मान्यता है। लेकिन अब यहाँ से अगर तुलना करिए तो क्या निष्कर्ष निकलता है कि पूर्वोत्तर राज्य जो कि जनजातियों से भरा है, वहां पर देखिए क्या है कि उतना अवेयरनेस नहीं है, उतनी जागरूकता नहीं है, उसके बावजूद भी क्या है सेक्स रेशियो का एक अच्छा अनुपात दिखाई देता है। और वहीं पर जो डेवलप के रूप में है, जैसे हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों की बात करें जहाँ पे इकोनॉमिकल सिटी यानी काफी ज्यादा है वो, तो उस एरिया में क्या आपको नजर आता है कि वहां पता चल रहा है कि वहां पे महिलाओं के प्रति अनदेखी की जा रही है। तो यहाँ पे देखिए अपना एक लॉजिक दे सकते हैं कि जो शिक्षित समाज होता है वो क्या करता है कि नियमों को से जहाँ बांधने की बात करता है तो नियमों को तोड़ने का भी प्रयास करता है। बस क्या है एजुकेशन का वो किस रूप में प्रयोग करता है, समाज की भलाई के लिए कर रहा है यानी केवल अपनी भलाई के लिए कर रहा है। तो शिक्षा और टेक्नोलॉजी एक तरह से देखा जाए कि एक उसकी कहीं ना कहीं दूसरी बुराई एक पनप गई है। इससे यानी हम लोग डेथ रेट में तो सुधार ला दिया, लेकिन एक दूसरी बुराई क्या कर दिया, ये क्या है कि हमारा जो अनुपात है ये अनुपात कहीं ना कहीं इससे प्रॉब्लम आ गया। ये एक था कि पुत्र की चाहत, और वो पुत्र की चाहत ने क्या कर दिया कि ये कहीं ना कहीं जो अनुपात जो रेशो था, रेशो को क्या कर दिया इम्बैलेंस कर दिया है। तो एक तरफ देखिए लोगों की सोच और प्रवृत्तियां जो धारणा थी वो परिवर्तित हो रही थी, तो वहीं पर क्या हुआ कि सरकार ने फिर क्या किया कि लोगों को यानी मानसिकता को परिवर्तित करने के लिए जस्ट उसका उल्टा कर दिया कि जो राइट्स यानी मेल को प्राप्त था उससे ज्यादा राइट्स को दे दिया गया, फीमेल को दे दिया गया। जैसे संपत्ति का अधिकार था, तो संपत्ति के अधिकार में जैसे उदाहरण स्वरूप देखा जाए कि एक ये प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि योजना की बात करें तो इसमें मैक्सिमम जो लाभान्वित हैं 90% या उससे ज़्यादा वो मेल ही हैं। अगर पूरे भारत की तुलना करें आप लोग और डाटा निकालें ऑब्जर्व करें तो इसमें मेल का अनुपात ज़्यादा आएगा, यानी फीमेल इससे अनुपात से क्या वंचित हैं। उसके पीछे रीजन क्या है, बस यही है
कि हमारा जो परंपरागत समाज की सोसाइटी, और जबकि क्या होना चाहिए, अगर सरकार के द्वारा यानी चलाई गई यानी योजना है और समानता की बात करते हैं तो जितना मेल को मिलना चाहिए था उतना फीमेल को देना चाहिए था उसको, लेकिन क्या किया है, मेल को ज़्यादा दिया गया है। क्यों ज़्यादा दिया गया है? क्योंकि हमारे यहाँ जो पैतृक समाज की जो संरचना है कि अगर पिता यानी पिता की मृत्यु होती है तो जो संपत्ति है, संपत्ति किसके ऊपर आ जाती है, दायित्व वो पुत्रों के ऊपर आती है, ना कि पुत्रियों के ऊपर आती है। तो इस प्रकार क्या हुआ कि जो खेत है आपके, तो खेत में जो भागीदारिता है वो पुत्रों की होगी, पुत्रियों की है ही नहीं। इसी वजह से आपका जो सम्मान निधि योजना है उसका लाभ किसको है, मेल को यानी जाता है। तो ऐसे देखिए जो ऐसे ऐसे मुद्दे हैं ये सब क्या है, ये सब ऐसे ऐसे मुद्दे हैं जो कि आपके नए नए के क्वेश्चन की तरफ यानी आपकी यानी संरचना को ले जा रहा है, सोचने का दिवस कर दे रहा है क्या ये, इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए। और इसी सॉल्यूशन को दूर करने के लिए जो 2005 का कानून आपका पास किया गया था कि पुत्रियों को यानी बेटियों को संपत्ति की भागीदारिता की बात कर दिया गया, अब वो क्या कर दिया गया है कि 2024 में अब ये भागीदारिता चाहे उनके मूल संपत्ति की बात हो और चाहे उनके करंट यानी जो कमाई कर गई संपत्ति है वो, उनमें क्या होगा, भागीदारिता यानी वो बराबर। तो एक नया संशोधन आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक, अब 2005 में देखिए क्या हुआ था, वहां पे जो परिवर्तन हुआ था कि अगर पिता की डेथ हो जाती है, पिता की डेथ हो रही थी, तो वहां पर क्या है कि जो पुत्री विवाहित नहीं होती थी, अविवाहित पुत्री, तो उसके नाम क्या हो जाती है, प्रॉपर्टी आ जाती थी, और जो विवाहित होती थी उनके नाम प्रॉपर्टी नहीं आती थी। ये था ये। और इसी कानून का संशोधन करके अब ये कर दिया है, चाहे वो विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, वो प्रॉपर्टी क्या होगा, सबके नाम यानी बराबर जाएगी, चल और अचल दोनों संपत्तियों में। हाँ, एक चीज और है, ये भी देखिए वहां पर आए, एक नोट दिया गया है कि ये जो आपका जो ला जो आपका लागू किया गया है ये केवल हिंदू पे किया गया है, मुस्लिम पर नहीं किया गया है। ये कि आपका जो ला आपका आया है केवल हमारे हिंदू समाज पर है, और हिंदू के अंतर्गत और जो आपके हैं जो अल्पसंख्यक के रूप में है, जैसे जैनिज हो गए, बुद्धिस्ट हो गए हैं, उन पे यही लागू किया गया है, लेकिन मुस्लिम को इससे अलग कर दिया गया, उस पर यह लागू नहीं किया गया है। हाँ, सिख पर भी लागू है ये। ठीक, तो एक नया देखिए आपका जो क्वेश्चन है आपका ये नजर आया ना कि किस धर्म को इससे अनदेखा किया गया है, तो मुस्लिम को इससे अनदेखा कर दिया गया है। क्यों ऐसा किया हो गया, उसका कारण क्या है? मुस्लिम पर्सनल लाभ पहले से घटित है, प्लस उन लोगों में शादियों की परंपरा है, इससे मतलब ज्यादा दीजिए रखने का, ठीक है, तो उनमें प्रॉपर्टी के अलग उनका विधान अलग से बना हुआ पहले से, ठीक है, कि अगर परिवार से छोटे हैं तो उनको कितना हिस्सा मिलेगा, पहले तो कोई ये वाली दर। क्या हुआ सर, 12 बजे छोड़ देंगे, 12 बजे क्या हुआ? ये टेस्ट है, हाँ, और टाइम दिया गया लड़के से क्या बजे? है तो 12 बजे छोड़ देंगे। बहुत सारे यहाँ गए हैं, किस सब्जेक्ट के हैं? वो नीट का है। अच्छा, नीट वाला आज है, मंगलवार को रहता है ना, मंगलवार को रखा आपने। कितना भी टाइम है? आधा घंटा। अब रिकॉर्डिंग हो रही थी, थोड़ा सा बीच में गड़बड़ हो जाता है। थोड़ा टॉपिक है, समाप्त हो जाएगा वाला हल्का सा, जल्दी से 15 मिनट में खत्म कर देंगे। जो आपने बताया कि जो मूल समस्या थी कि वहाँ पे समस्या क्या है कि एक से अधिक शादियाँ, तो वहाँ पे विवाद काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो उस विवाद से बचने के लिए ऐसा किया गया कि ऐसा समाज जहाँ पर क्या होता है एक शादी की बात होती है, तो उसमें ये आसान हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये नहीं तो बाद में इतने ज़्यादा खिचड़ी हो जाएगा कि उनको इतना ज़्यादा संशोधन करना पड़ेगा कि पूछिए मत। तो ये धीरे धीरे देखिए क्या हुआ, एक समाज की सुधार की तरफ यानी ले जा रहा है ये कि बस आप भी हिंदू कल्चर की तरह बस
एक पत्नी एक पति की तरफ यानी चलिए और अपने समाज को सुव्यवस्थित करिए और आपको जो लाभ है मिल जाए। और समाज की सुव्यवस्थित संरचना के लिए ऐसा ये किया गया है कि एक धर्म को यानी से वंचित कर दिया गया है कि कुछ ना कुछ उस धर्म में क्या वो बुराइयां। तो इस प्रकार देखिए क्या हुआ कि एजुकेशन फैक्टर से हम लोग जोड़े हैं कि एजुकेशन फैक्टर जहां पर लैंगिक समानता दिखाती है वहीं पर एजुकेशन और टेक्नोलॉजी जो चीज होती है वो क्या होगी उसकी असमानता की तरफ भी ले जाती है। बस उसकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी भलाई यानी किधर है वो। तो ये अब उसकी सोच किसके ऊपर डिपेंड करती है, बस एक चीज है सेल्फ बेनिफिट, कि उसका खुद का लाभ किधर है। तो खुद का लाभ देखा जाए तो पहले समाज में पुत्र की तरफ ज्यादा था और वो क्या है गवर्नमेंट ने जज से बराबर कर दिया है। अब कोई वो नहीं है, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो सब क्या होगा इक्वल यानी समान हो जाएंगे, यानी संपत्ति में भागीदारिता इक्वलिटी हो जाएगी। ठीक, तो 2024 का जो आपका है करंट आपका आया है तो इसको ध्यान में रखिए रहिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन इस पे भी आने की संभावना बढ़ जाएगी। तो अब इसी पूर्वोत्तर राज्य की बात करें, इसके अलावा देखिए क्या है कि कुछ आपके जो पर्वतीय क्षेत्र हैं जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर भी देखिए क्या है सेक्स रेशो काफी ठीक ठाक है ये, वहां पे भी सेक्स रेशो उत्तराखंड में है 963 है और यहाँ पे आपका है 972। दोनों क्वेश्चन पूछ लिया गया है भी आपका यह है कि यहाँ पर यानी ऐसे आता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जहां पर सेक्स रेशो औसत से अधिक है। ये क्वेश्चन आपका आता है इसी तरह से पूछा जाता है कि कौन से राज्य हैं जहां पर सेक्स रेशो कैसे हैं औसत से अधिक पाए जाते हैं। तो उत्तराखंड में भी ऐसी कंडीशन आपको नजर आती है और क्या आपका ये हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत भी है जहाँ पे औसत से अधिक आपके आते हैं। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण और शहर की बात करें हम लोग, ग्रामीण और शहर की बात करें हम लोग तो ग्रामीण में देखिए क्या होगा जो सेक्स रेशो है वो शहर की अपेक्षा यानी पॉजिटिव है। दोनों का अगर तुलना करें तो ग्रामीण में आपको जो आंकड़ा मिलता है आपका 949 और जो शहर में मिलता है आपका 929। तो एक चीज आता है कि समानता के दृष्टिकोण में देखा जाए कि हमारे ग्रामीण अंचल में वहां पर क्या है कि लैंगिक विविधता यानी कम है, किसकी अपेक्षा शहर की अपेक्षा। शहरों में लैंगिक विविधता ज्यादा है। वो जो आंकड़ा आपको कह रहा है कि 949 लैंगिक यानी कहाँ पे पाया जाता है सेक्स रेशो ग्रामीण क्षेत्र में है और शहर में कितना है 929 से आपका है। इसी के क्रम में आते हैं कि 5 सबसे बड़े राज्य हैं जहां पर लिंगानुपात सर्वोच्च है। तो पहला उसी में पॉइंट डालिएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य, लिंगानुपात वाले राज्य, इसी में नंबर 1 लिख लीजिएगा केरल, और केरल का आपका है 1084। दूसरा आपका है तमिलनाडु, यहाँ का है 996। तीसरे नंबर पे आपका है आंध्र प्रदेश, ये आपका है 993। चौथा है मणिपुर में है 992 और 5वां आपका है छत्तीसगढ़, ये आपका है 991।
तो 5 राज्य हैं जहाँ पे सर्वाधिक यानी लिंगानुपात आपके पाए जाते हैं, या इनके क्रम पूछ लिए जाते हैं कि इन्हीं को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो क्वेश्चन आपका इस पे आया हुआ है कि 5 राज्य दिए गए हैं, उसको यानी घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए दिया गया है। तो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यानी तीनों के तीनों देखिए साउथ वाले हैं। फिर एक पूर्वोत्तर है और एक आपका है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को यानी काफी कंफ्यूजन में डालता है। तो हेडिंग डाल करके नोट कर लीजिएगा इसको। 5 सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य, 1 2 3 4 5 करके इसको। उसके बाद है न्यूनतम लिंगानुपात। न्यूनतम है लिंगानुपात वाले राज्य, न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य। इनमें आपका हरियाणा, हरियाणा का है 879। दूसरा आपका है, तो 2011 की डाटा था आपका ये, तो जम्मू एंड कश्मीर। दूसरा था आपका इसमें 889। तीसरा आपका है सिक्किम। तो सिक्किम आपका है 890। और चौथे नंबर पे आपका है पंजाब। पंजाब का आपका 895। वहीं पे एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा। वहीं पे देखिएगा उत्तर प्रदेश में, देखिएगा उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात, हाँ उसी में देखिएगा उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात लिंगानुपात 912 है। जो न्यूनतम क्रम में हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब के पश्चात 5वें स्थान पर है। 5वें स्थान पर है। यहाँ का जौनपुर सबसे न्यूनतम, सॉरी सर, जौनपुर सबसे अधिकतम, जौनपुर सबसे अधिकतम लिंगानुपात वाला जिला है, जिसका सेक्स रेशो 1024 है। है। वहीं ग्रेटर नोएडा
ग्रेटर नोएडा सबसे न्यूनतम, ग्रेटर नोएडा सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है, जिसका लिंगानुपात 824, जिसका लिंगानुपात 824 है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश में, केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी, केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी सबसे अधिकतम लिंगानुपात ब्रैकेट में 1037, सबसे अधिकतम लिंगानुपात 1037 पाया जाता है। वहीं दमन व दीव, वहीं दमन व दीव सबसे न्यूनतम 618, दमन व दीव सबसे न्यूनतम 618। इसके बाद हेडिंग आकर के छोड़ेगा लिंगानुपात पिरामिड, बहुत इंपॉर्टेंट आता है क्वेश्चन इसमें कि पिरामिड संरचना पे कैसे इसको दर्शाया जाता है। लिंगानुपात है पिरामिड। लिंगानुपात पिरामिड।